गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ ए न्यू चैप्टर ऑफ आवर क्लास बायोलॉजी +1 सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो नाम से ही जैसे आप लोगों को पता लग रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कि हम बायोलॉजी क्या होता है लाइफ से कि मतलब आपका लिविंग बींग्स। तो लिविंग बींग्स को हम क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई करना मतलब उनको ग्रुप्स सब ग्रुप्स और कैटेगरीज में क्या करना, प्लेस करना। ठीक है, तो हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो देखो, ऑल क्लासिफिकेशंस इन्वॉल्व सिस्टमैटिक ग्रुपिंग ऑफ बेसिक यूनिट। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन होता है, जितने भी क्लासिफिकेशन हम करते हैं वहाँ पे हम ग्रुप्स में ही तो डिवाइड करते हैं सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को, लेकिन वहाँ पे जो ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे तो किसी ना किसी यूनिट के बेसिस पे करेंगे। जैसे मैंने आपको टेक्सोनॉमिकल यूनिट्स पढ़ाई हैं, स्पीसीज, जीनस, इस तरीके से। तो हम उन यूनिट्स के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करेंगे। जो बेसिक यूनिट होती है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दैट इज स्पीसीज। इंडिविजुअल्स मिलके क्या बनाते हैं, स्पीसीज। सबसे छोटी यूनिट है, बेसिक है, फंडामेंटल है, वो यही है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। फिर इसके दो फंक्शन होते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। पहला फंक्शन क्या होता है, रिकॉग्नाइज करता है, डिस्क्राइब करता है जितनी भी स्पीसीज हैं। ठीक है, अगर कोई भी स्पीसीज उसको रिकॉग्नाइज करना, उसका डिस्क्रिप्शन देना, ये काम होता है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। और दूसरा काम होता है इसका सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना, उनके बीच में सिमिलैरिटी और रिलेशनशिप को देखते हुए। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है ये 4 टाइप का था, प्रैक्टिकल, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक। वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे। पहला जो क्लासिफिकेशन आया वो प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन था। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन के लिए क्राइटेरिया या बेसिस जो था वो ये था, यूज़ ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, कि कोई एनिमल, कोई ऑर्गेनिज्म, कोई प्लांट हमारे किस काम आएगा, उसी के बेसिस पे हमने उसका क्लासिफिकेशन कर दिया। तो जो अर्ली डेज थे, इन अर्ली डेज ह्यूमन बींग्स नीडेड टू फाइंड सीक्वेंस सोर्सेज फॉर देयर बेसिक नीड्स। तो एंशियंट टाइम्स जो थे, पुराना समय जो था, तो ह्यूमन बीइंग को अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए अलग अलग सोर्सेज की जरूरत थी। क्या क्या नीड्स थी, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। इन्हीं के हिसाब से डिवीजन कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया। तो इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन क्या किया गया, प्लांट्स आर क्लासिफाइड, प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया किस बेसिस पे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, उनकी क्या वैल्यू है, क्या यूज़ है, ह्यूमन के लिए उनका क्या यूज़ है, क्या बेनिफिट है, उसके बेसिस पे उनको डिवाइड कर दिया गया। जैसे एग्जांपल अगर हम लेके चलें तो जैसे ऑयल यील्डिंग प्लांट्स। अब ऑयल यील्डिंग प्लांट्स में किनको रखा गया, जिनसे ऑयल मिलता था। जैसे कोकोनट हो गया, सोयाबीन हो गया, वॉलनट हो गया, मस्टर्ड हो गया, सारे ऑयल यील्डिंग है। ऐसे फाइबर यील्डिंग, जैसे जूट हो गया, कॉटन हो गया। ठीक है, ऐसे मेडिसिनल, जैसे आपने रावुल्फिया का नाम सुना होगा, सर्पगंधा, अश्वगंधा, ये चीज़ें सुनी होगी ना, वो मेडिसिनल हो गए। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन कर दिया गया। नेक्स्ट आया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के लिए जो क्राइटेरिया लिया गया वो क्या क्या थे भाई, कि यहाँ पे मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखे गए, वन और फ्यू मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, यानी कि बहुत थोड़े मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को स्टडी किया गया। अब मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या होते हैं, यानी कि किसी के एक्सटर्नल मेकअप को देख के, बाहर से देख के अगर हम कोई चीज़ बता रहे हैं, दैट इज मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिए तो गए लेकिन बहुत कम लिए गए। हैबिटेट देखा गया, हैबिट तो जो भी उसके गुण होते हैं, गुण दोष जो आप लगा लो, हैबिटेट होता है प्लेस ऑफ लिविंग, उसके बेसिस पे किया गया। एनालॉजी क्या होती है, दो डिफरेंट आप ऑर्गेनिजम्स ले लो और उनके बीच में किसी एक कॉमन कैरेक्टर को ध्यान में रखते हो अगर हम उनकी स्टडी करते हैं तो एनालॉजी कहलाती है। यानी कि ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट हैं लेकिन कैरेक्टर हमने एक कॉमन रख लिया। ठीक है, इक्वल वेटेज दिया गया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में किस किस को, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स ऑफ ए प्लांट को। तो ये सारे के सारे आप लोगों के बेसिस थे फॉर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। किस किसने किया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, प्लिनी द एल्डर, एरिस्टोटल, थियोफेरेस्टस एंड लीनियस ने ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया। सबसे पहले अरिस्टोटल को आप सब जानते हो, हिंदी में इनको अरस्तु बोलते हैं। ही वॉज द फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी में सबसे पहले जो डिस्कवरीज की थी, जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, इन्होंने किए थे। इसके अलावा इन्होंने अपना मोस्ट ऑफ जो वर्क था वो किस पे किया, एनिमल्स पे, इसीलिए इनको फादर ऑफ जूलॉजी बोला गया। बॉटनी में प्लांट्स की स्टडी होती है, जूलॉजी में एनिमल्स की होती है। एनिमल्स पे काम किया, फादर ऑफ जूलॉजी बने। ठीक है, एरिस्टोटल क्या थे भाई, सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस, यानी थोड़ा बहुत साइंटिफिक बेसिस ट्राई किया ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन के लिए। इन्होंने सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। ऑर्गेनिज्म में भी मोर स्पेसिफिकली बोलूं तो एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स पे काम किया। तो इन्होंने एनिमल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, ए नेमा एंड ई नेमा। ठीक है, अब देखो,
और कौन सी बुक में लिखा है इन्होंने अपना एक क्लासिफिकेशन, हिस्टोरिया एनिमेलियम के अंदर। तो कैसे डिवाइड किया देखो, सबसे पहले तो इन्होंने प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ आरबीसी देखी। इसको और ढंग से बोले तो क्या होता है, इनेमा और एनेमा में ए का मतलब तो एब्सेंट होता है, ठीक है। तो इनेमा की बात करते हैं, इनेमा के अंदर रेड ब्लड होता है। वो एनिमल्स जिनके अंदर इसने रेड ब्लड देखा उनको इनेमा में रख दिया, जिनमें रेड ब्लड नहीं था एनेमा में रख दिया। अब ब्लड का कलर रेड किसकी वजह से होता है, तो आरबीसी की वजह से। और आरबीसी के अंदर ऐसा क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन द रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो रेड कलर का होता है जिसकी वजह से इनेमा रेड है। तो जिसमें हीमोग्लोबिन आरबीसी रेड ब्लड होगा वो इनेमा, जहाँ हीमोग्लोबिन नहीं आरबीसी नहीं रेड ब्लड नहीं एनेमा। फिर इसने इनेमा को फर्दर भी क्लासिफाई किया ओविपेरा और विविपेरा में, यहाँ पे एग लेइंग और यहाँ पे यंग वन प्रोड्यूसिंग, ठीक है, उसके बेसिस पे भी डिवाइड किया। फिर इसने हैबिटेट के बेसिस पे एनिमल्स को फिर डिवाइड करना चाहा, तो जो वाटर में रहते थे उनको, लैंड में रहते थे उनको और एयर में रहते थे उनको, इन तीनों बेसिस पे फिर से इसने एनिमल्स को अलग अलग क्लासीफाई किया कि कुछ एनिमल्स तो वाटर में रहते हैं, कुछ लैंड पे रहते हैं और कुछ एयर के अंदर फ्लाई करते हैं, ठीक है। फिर इसने प्लांट्स का भी थोड़ा बहुत क्या किया भाई, क्लासिफिकेशन करना चाहा ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रोथ हैबिट्स, किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। तो कुछ प्लांट तो क्रीपिंग द ग्राउंड सरफेस के साथ साथ ग्रो करते हैं, उनको हम हब बोलते हैं। कुछ थोड़े से टोलर जाते हैं श्रब्स, और जो बिल्कुल टोल होते हैं वो ट्रीज। इनके बेसिस इसने प्लांट्स को भी डिवाइड किया। फिर आए प्लिनी द एल्डर, इसने भी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया एनिमल्स के लिए। तो एनिमल्स को दो तरीके से डिवाइड करना चाहा, पहले तो इसने भी हैबिटेट के बेसिस पे कर दिया कि कुछ लैंड पे रहते हैं, कुछ एयर में, कुछ वाटर में। फिर इसने फ्लाइट के बेसिस पे दिया, कुछ फ्लाइटेड हैं, कुछ फ्लाइट लेस हैं, मतलब कुछ उड़ सकते हैं, कुछ अनेबल टू फ्लाई, ठीक है। फिर नेक्स्ट आए आप लोगों के थियोफेरेस्टस। थियोफेरेस्टस वाज द स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल। एरिस्टोटल कौन थे, फादर ऑफ बायोलॉजी या जूलॉजी, उनके स्टूडेंट थे थियोफेरेस्टस। इन्होंने अपना ज़्यादा काम प्लांट्स पे किया, क्योंकि इनके जो टीचर थे, इनके जो गुरु थे एरिस्टोटल, इसने देखा उन्होंने अपना काम एनिमल्स पे किया, तो इसने प्लांट पे एक्सपेरिमेंट लगाए, उन पे ज़्यादा काम करके टाइटल ले गया फादर ऑफ बोटनी का, ठीक है। ही प्रपोज फर्स्ट आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। इसने प्लांट के लिए पहला आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन प्रपोज किया, ठीक है। क्या देखा इसने भी, ग्रोथ हैबिट्स देखी, कुछ हर्ब्स थे, कुछ श्रब्स थे, कुछ ट्रीज थे। ये तो एरिस्टोटल ने दिया था, इसने एक टर्म और ऐड कर दी, अंडर श्रब्स। तो इन चार कैटेगरीज में डिवाइड किया थियोफेरेस्टस ने। नेक्स्ट आए हमारे कैरोलस लीनियस। इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था, हमने पढ़ा था। तो इन्होंने भी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया प्लांट एनिमल दोनों का, लेकिन यहाँ मैं आपको पहले प्लांट के एस्पेक्ट में पढ़ा रहा हूँ। तो इन्होंने प्लांट्स जितने भी थे हमारी अर्थ के ऊपर उनको स्टेमन्स के अकॉर्डिंग, यानी कि इसने सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, क्योंकि स्टेमन्स क्या है, सेक्सुअल पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। तो स्टेमन्स के बेसिस पे इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया। स्टेमन्स में भी क्या देखा, उनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ कि कितने स्टेमन्स प्रेजेंट है। उनके बेसिस पे जितने भी प्लांट्स थे हमारी अर्थ के ऊपर उनको 24 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। और कहाँ इन्होंने अपना जिक्र किया, अपनी बुक जेनेरा प्लांटेरम के अंदर। तो जितने भी प्लांट्स थे, ठीक है, पहले फंजाई को प्लांट्स में रखा जाता था, तो इन्होंने एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और लाइकन, जितने भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स थे उनको एक सिंगल क्लास में रखा, क्रिप्टोगैमिया। और जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स थे, फेनेरोगैम्स थे, उनको 23 डिफरेंट क्लासेस में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल कितनी क्लासेस बन गई भाई, 24 क्लासेस बन गई। डिवीजन कैसे किया था इन्होंने, तो इन्होंने भाई ऐसे बनाया, मोनोएंड्रिया, डायएंड्रिया, ट्राइएंड्रिया और पॉलीएंड्रिया। एंड्रिया इज फॉर एंड्रोशियम एंड एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट। स्टेमन्स आर द मेंबर ऑफ एंड्रोशियम। एक एंड्रोशियम के अंदर कितने भी स्टेमन्स हो सकते हैं। तो मोनोएंड्रिया यानी कि एक स्टेमन प्रेजेंट होगा, डाय का मतलब 2 स्टेमन, ट्राइएंड्रिया 3 स्टेमन और पॉलीएंड्रिया जिसके अंदर बहुत सारे स्टेमन्स प्रेजेंट होंगे। इस बेसिस पे इसने फ्लावरिंग प्लांट्स की 23 क्या बनाई भाई, क्लासेस बनाई। फिर ड्रॉबैक्स क्या क्या थे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के। एक तो भाई यहाँ पे इक्वल वेटेज दिया गया वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, जबकि वेजिटेटिव कैरेक्टर जो होते हैं वो मोर इजीली एनवायरनमेंट से अफेक्ट या इन्फ्लुएंस होते हैं, जबकि हमारे सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं होते। सेम केस आप हमारे अंदर ले सकते हो, सोमेटिक सेल्स जो होती हैं हमारी, जो भी सोमेटिक सेल्स होती हैं वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस होती है, लेकिन हमारी जर्म सेल पे ऐसा कुछ खास इफेक्ट एनवायरनमेंट का नहीं देखने को मिलता, ठीक है। फिर इसने क्या किया, जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज थी उनको अलग अलग प्लेस कर दिया। कैसे, क्योंकि बहुत कम कैरेक्टर देखिए, एक या बहुत कम, तो ऐसे कैरेक्टर ले ली जो डिफरेंट थे, ठीक है भाई, डिफरेंट थे लेकिन क्लोजली रिलेटेड थे, एंसेस्टर सेम था लेकिन डिफरेंट भी तो होंगे थोड़े बहुत। लेकिन इसने क्या किया, ऐसा कैरेक्टर ले लिया जो डिफरेंट था, तो इसने जो क्लोजली रिलेटेड थे उनको दूर दूर रख दिया, बाकी कैरेक्टर तो देखे ही नहीं। ऐसे ही इसने एनालॉजी पे बेस्ड है। एनालॉजी पे हमने क्या करते हैं भाई,
एनालॉजी में हम लोग क्या करते हैं कि एक कॉमन कैरेक्टर लेते हैं डिफरेंट स्पीसीज के बीच में, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में। तो यहाँ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लिए, लेकिन इसने कैरेक्टर एक देख लिया, उसके बेसिस पे उनको इकट्ठा रख दिया, वो भी गलत था। तो ये दोनों चीज़ें इसकी गलत थी। इसके अलावा इसने कोई वेटेज नहीं दिया फाइलोजेनेटिक और नेचुरल रिलेशनशिप को। फाइलोजेनेटिक क्या होता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उसे और नेचुरल रिलेशनशिप को इसने कोई भी कंसिडरेशन नहीं दिया अपने क्लासिफिकेशन में। तो ये सारे इसके ड्रॉबैक्स थे।